हेलो एवरीवन। मैं आशुतोष आज आपके सामने एक अमेजिंग सेशन लेकर के आया हूँ। बेसिकली ये जो सेशन रहेगा इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक थ्योरी हम लोगों ने लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक जो कवर करी है उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम लोग इसके अंदर सॉल्व करेंगे। और ये ध्यान रखना, ओनली एक सेशन में ये सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। कम से कम 7-8 सेशन लगेंगे जिसमें आपके ये जो क्वेश्चंस होंगे बेसिक थ्योरी वाले वो सारे कवर अप हो जाएंगे, राइट। ठीक है। तो ये जो सेशन है, जो प्रैक्टिस सेशन है, ये ध्यान रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना थ्योरी वाला सेशन था, क्योंकि ध्यान रखना थ्योरी आपको समझ में आ चुकी है लेकिन वो पूरी तरह से उसको एग्जाम में कैसे यूज करना है वो आपको ध्यान रखना क्वेश्चन के थ्रू ही समझ में आएगी। और बेसिकली यदि आप जैसे बेसिक पार्ट की और एडवांस दोनों की मिलाकर के देखते हो तो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको 200 से लेकर के 250 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं कुछ अलग अलग जगह से, और प्लस जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सीजीएल वाले वो भी मैंने इसके अंदर ले रखे हैं। इसके अलावा जैसे सीडीएस का एग्जाम होता है जो यूपीएससी के थ्रू होता है, वो क्वेश्चन भी मैंने आपको इस वाले में मैंने कवर कर रखे हैं। तो ऐसे समझ लो कि यदि आपने ये पूरे 200-250 क्वेश्चन को ठीक से कर लिया, इसके अलावा थ्योरी जो है उसको प्रॉपरली रिवाइज कर लिया, तो ये समझ लेना कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में तो कभी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज जरूर ध्यान रखना, जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 1 जो है उसको आपको प्रॉपरली रिवाइज करके ही इस लेक्चर को देखना है, क्योंकि वहां पर जो चीजें मैंने आपको बताई है उन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना मैं इस वाले पूरे लेक्चर में यूज करूंगा। तो जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देख रखा है पहले उसको देख करके आना, देन इस लेक्चर का जो प्रैक्टिस सेशन जो है इसको अटेंड करना। बाकी जिन्होंने देख रखा है तो वो डायरेक्टली क्या करना, इन क्वेश्चंस के थ्रू स्टार्ट कर दो, आपको सारी चीजें जो है वो 1 बाय 1 समझ में आ जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखना है ऐसे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोला गया है, एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है जो राइट एंगल है, एंगल ए जो है वो 90 आपको बोला गया है, समकोण त्रिभुज है। और इसमें ए बी का वैल्यू 12 है, ए सी का वैल्यू 5 है और बी सी का जो वैल्यू है वो 13 दे रखा है। आपको ये बोला गया है कि एंगल बी जो दे रखा है इसके लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनका वैल्यू हमारे को निकालना है। तो 1 बाई 1 समझते जाना। सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं लेक्चर 1 के अंदर। देखना है यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए जो है वो आपको 90 दे रखा है। ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी का वैल्यू आपको 12 दे रखा है, ए सी का वैल्यू जो है वो 5 दे रखा है और बी सी का जो वैल्यू है वो 13 दे रखा है। और आपको क्या बोला गया है, एंगल बी के लिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे वो हमको लिखना है, त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है एंगल बी के लिए। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जिस एंगल के अकॉर्डिंग चलोगे उसके सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर बनेगा, इसके साथ वाली जो साइड है वो बेस या आधार बनेगा, और तीसरी साइड जो है वो 90 के सामने वाली जो होती है वो ऑटोमेटिकली हाइपोटेनियस बन जाएगी। तो यदि आपको जैसे वैल्यू लिखना हो साइन बी का, तो पी अपॉन में एच हम लोग यूज करेंगे। पी का वैल्यू 5 है, एच का वैल्यू 13 हो जाएगा। ऐसे यदि आपको जैसे वैल्यू लिखना हो कॉस बी का, एक सेकेंड रुकना। जैसे आपको वैल्यू लिखना हो कॉस बी का वैल्यू लिखना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा बी अपॉन एच में बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो बेस का वैल्यू 12 हो जाएगा और हाइपोटेनियस जो है वो 13 हो जाएगा। सिमिलरली यदि आपको वैल्यू लिखना है 10 बी का, तो वो पी अपॉन में बी आ जाएगा, लंब बटा आधार आ जाएगा, तो यहाँ से 5 अपॉन में 12 आ जाएगा। आगे देखो, आपको एक और चीज समझना, जैसे मैंने आपको थियोरेटिकली एक चीज बताई थी कि जो टेन और कॉट जो होते हैं ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ऐसे ही कॉस जो होता है वो सेक के साथ में इनवर्स बनाएगा, साइन जो है वो कॉसेक के साथ में इनवर्स बनाएगा। तो यदि आपको जैसे कॉट बी का वैल्यू लिखना है तो या तो आप क्या कर सकते हो, जैसे बी अपॉन पी करके लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली क्या करो, जैसे जो आपने 10 का वैल्यू निकाला है उसका उल्टा कर देना, 12 अपॉन में 5 हो जाएगा। ऐसे यदि आपको वैल्यू निकालना है सेक बी का, तो वो क्या कर देना एच अपॉन बी हो जाएगा, या तो ऐसे कर लो, या फिर क्या करना जो कॉस बी जो है उसका उल्टा कर देना, 13 अपॉन में 12 हो जाएगा। सिमिलरली यदि आप वैल्यू निकालते हो कॉसेक बी का, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग एच अपॉन पी कर लेंगे और इन्वर्स करेंगे वहां से, तो 10 अपॉन में, एक सेकेंड, यहाँ पर ये 12 है इसको करेक्शन कर लेना, सॉरी, यहाँ पर ये 13 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये 13 है और इसका जब इन्वर्स करोगे यहाँ पर तो 13 अपॉन में 5 आ जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखना ये चीजें बन जाएगी। और ये चीज ध्यान रखना,
जब आप लोग थ्योरी पूरी कवर करते हो प्लस ये जो क्वेश्चंस है उनको यदि आपने प्रॉपर कवर कर लिया, क्योंकि ध्यान रखना ओनली थ्योरी से आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। ये क्वेश्चन से कुछ ऐसी चीजें होती है जो थ्योरी की फॉर्म में नहीं बताई जा सकती है, वो चीजें क्या होती है आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ही समझ में आएगी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझ में आती जाएगी। तो ये सेशन को ध्यान रखना पूरा अटेंड करना, क्योंकि यहीं से आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो सीखने को मिलेगी। तो इस तरह से ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो, डाउट तो आएगा नहीं वैसे, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। कहीं पर भी ध्यान रखना आपको कभी डाउट तो आना ही नहीं है, मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा आपको, कहीं पर कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखना आप लोग, सेकंड क्वेश्चन को रीड करो, बाकी फिर मैं जो इसको एक्सप्लेन करता हूँ सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी है देखना है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक ट्राइंगल एबीसी आपको दे रखा है, जो राइट एंगल है बी के ऊपर, एंगल बी जो है वो 90 है, और साइन ए का जो वैल्यू है वो 3/5 दे रखा है। आपको ये बोला गया है कि एंगल सी के लिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन सकते हैं वो सब हमको लिखना है। तो 1 बाई 1 इन चीज़ों को समझते जाना। एक ट्राइंगल हमारे को बोला गया है ए बी सी करके, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और 90 जो बोला गया है वो बी पर बोला गया है, इस तरह से हमारे को दे रखा है। ठीक है, और साथ में ये बोला गया है कि साइन ए का जो वैल्यू है वो 3/5 है। यदि हम लोग से बेसिक फॉर्मूला पूछा जाए साइन थीटा का, तो वो पी अपॉन में एच होता है, और पी अपॉन एच का जो वैल्यू बनेगा वो 3/5 बनेगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एच का वैल्यू तो 5 हो जाएगा और पी का वैल्यू 3 हो जाएगा। जो परपेंडिकुलर या लंब जो बनेगा उसका मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ध्यान रखना यहाँ पर इसने एंगल ए दिया है, तो यदि आप एंगल ए के अकॉर्डिंग चलोगे तो इसके सामने की तरफ जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये ध्यान रखना परपेंडिकुलर बनेगा, जिसका वैल्यू कितना है, 3 है। ऐसे ही साथ में जो हाइपोटेनियस है इसका वैल्यू ध्यान रखना 5 हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, ये जो बेस है एंगल ए के लिए जो बेस बनेगा इसका वैल्यू हमारे को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर करोगे 9 बनेगा, प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा बराबर में 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 16 बनेगा, और बी का वैल्यू निकालोगे तो 4 आ जाएगा। तो ध्यान रखना इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। बाकी इसके रिगार्डिंग जो ट्रिपलेट होता है वो मैंने आपको याद करवाया था स्टार्टिंग में, लेक्चर 1 के बारे में आपको याद हो तो। यदि हाइपोटेनियस 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, तो बेस ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ध्यान रखना आपको इतना सॉल्व करने की वैसे जरूरत नहीं थी, आपने वो ट्रिपलेट याद कर रखे हैं तो आप डायरेक्टली इसका यूज करके भी आंसर को वहां पर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखना हमारे को वैल्यू जो निकालनी है वो किसके लिए निकालनी है वो समझना। हमको बोला गया है कि एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल सी के अकॉर्डिंग चलोगे, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग, तो ध्यान रखना जो साइड एंगल ए के लिए बेस बन रही थी वही साइड एंगल सी के लिए क्या चीज बन जाएगी, परपेंडिकुलर। और जो साइड एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बन रही थी वो साइड एंगल सी के लिए किसका काम करेगी, बेस का काम करेगी। लेकिन ध्यान रखना हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा। अब 1 बाई 1 इनकी वैल्यूज लिखते जाना। साइन, जैसे आपको वैल्यू लिखना है साइन सी का, तो पी अपॉन में एच करेंगे, पी की जगह 4 आ जाएगा, एच की जगह पर 5 आ जाएगा। कॉस सी का वैल्यू निकलेंगे तो बी अपॉन में एच करेंगे, बी का वैल्यू 3 हो जाएगा, एच का वैल्यू 5 हो जाएगा। उसके अलावा टेन सी का वैल्यू लिखना है तो वो पी अपॉन में बी बनेगा, 4 अपॉन में 3 आ जाएगा। ऐसे यदि आपको वैल्यू लिखना है कॉट सी का, तो टेन सी का उल्टा कर देना, 3/4 हो जाएगा। ऐसे यदि आपको सेक सी का वैल्यू लिखना है तो उसमें क्या करेंगे, कॉस सी का उल्टा कर देंगे तो 5/3 आ जाएगा। और लास्ट में यदि आपको कॉसेक सी का वैल्यू लिखना है तो साइन सी का उल्टा कर देना, वहां से 5/4 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गई होगी चीजें। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और थोड़ा सा पता है क्या ध्यान रखना, जब भी जैसे आपको हाइपोटेनियस एक तो दे रखा हो और परपेंडिकुलर या बेस में से कुछ भी दे रखा है, तो जैसे सपोज जैसे आपको परपेंडिकुलर दे रखा है तो बेस का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटाएंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। वैल्यू जो आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, यहाँ से बेस का जो वैल्यू है ना वो यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। एक तो ये चीज ध्यान रखना, मतलब कोई सी भी साइड निकालनी हो दोनों में से, परपेंडिकुलर या बेस में से कुछ भी निकालना हो तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से दूसरी साइड का स्क्वायर घटा करके वर्गमूल निकाल देना।
और यदि ध्यान रखना आपको h का वैल्यू निकालना है तो p का स्क्वायर और b का स्क्वायर दोनों को ऐड करके उनका स्क्वायर रूट निकाल देना। ये चीज ध्यान रखना, थोड़ी सी आपको ज्यादा काम में आएगी, क्योंकि डायरेक्टली ध्यान रखना अब मैं ये वाला स्टेप लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर यही तो था, h का वैल्यू 5 का स्क्वायर बनेगा, उसमें से 3 का स्क्वायर 9 घटाओगे 16 बचेगा, और वर्गमूल निकालोगे तो उसका 4 आ जाएगा। और यदि आपको h का वैल्यू निकालना है तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ करके स्क्वायर रूट निकाल देना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इतना जरूर ध्यान रखना है कि सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरा आप इसको वॉच करना। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जो आपके क्लियर हो जाएंगे इसके बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं, देखते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग रीड करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको। देखना यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। इन द गिवन फिगर हमको वैल्यू निकालनी है साइन ए की, कॉट ए की, टेन बी की, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी की। तो पहली बात तो देखो फिगर में क्या बोला गया है, एंगल डी का जो वैल्यू है वो 90 दे रखा है। और फिगर का मतलब हम लोग इस फिगर की बात कर रहे हैं, कुछ और सोचने की आप लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है। इस फिगर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस फिगर में क्या बोला गया है, एंगल डी का जो वैल्यू है वो 90 दे रखा है, और साथ में ये 3 दे रखा है, यहाँ पर आपको 4 दे रखा है। तो ये जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर करना प्लस 4 का स्क्वायर करना, उसका स्क्वायर रूट निकालना, 5 आ जाएगा। ऐसे यदि आप इधर वाले ट्राइंगल की बात करोगे तो आपको हाइपोटेनियस चाहिए, और हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, p और b का स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे 52 आएगा। h का जो वैल्यू बनेगा वो रूट 52 आ जाएगा, और रूट 52 का मतलब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा, यहाँ से 13 हो जाएगा। तो ये वैल्यू बन जाएगा h का, राइट। देन आप समझते जाओ यहाँ से फटाफट फटाफट। वैल्यू निकालना है साइन ए का, तो एंगल ए की जब बात करोगे इस वाले एंगल की, तो इसके सामने की तरफ जो आएगा वो परपेंडिकुलर आ जाएगा, पी हो जाएगा, और 5 जो है वो इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा। जैसे वैल्यू निकालनी हो कॉट ए की, तो कॉट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन में पी होता है। एंगल ए जो है उसके लिए बी का वैल्यू 3 बनेगा, और एच पी का जो वैल्यू है वो 4 हो जाएगा, तो 3 अपॉन में 4 आ जाएगा। सिमिलरली आपको वैल्यू निकालना है किसका, टेन बी का वैल्यू निकालना है। तो देखना यहाँ पर टेन बी का जैसे वैल्यू निकालना हो तो इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे, और इस एंगल के सामने की तरफ जो 4 जो है वो तो इसका परपेंडिकुलर बनेगा, इसके साथ वाला जो 6 है वो इसका बेस बनेगा। वैल्यू को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। जैसे इसमें पता है एक और चीज समझना, जैसे आपको वैल्यू पूछा जाता, सेक बी का वैल्यू पूछा जाता, तो सेक का जो फॉर्मूला होता है वो एच अपॉन में बी हो जाएगा, यही फॉर्मूला बनेगा यहाँ से। यदि आप एंगल बी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो एच का जो वैल्यू है वो तो कितना आ जाएगा, 2√13। ध्यान रखना 90 के सामने वाला जो होता है वो एच होता है, तो ये तो हो जाएगा 2√13। और जो बेस है वो एंगल बी के साथ में वो 6, ध्यान रखना इसका बेस बन जाएगा, तो वैल्यू जो आ जाएगी वो √13 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, इस वाले क्वेश्चन में तो पता है आपको वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप पता है इसमें डायरेक्टली इसका जो आंसर है वो टिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना ये चीज जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है, और यहाँ पर जो एंगल है वो दोनों तरफ कैसा है, सेम है। तो क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है, एंगल जो है वो यहाँ पर सेम है, तो इसका जो वैल्यू बनता है वो कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर। बाकी इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, 1 ही आना है, वो चेक कर सकते हो आप लोग। जैसे साइन बी का वैल्यू लिखना है और उसका स्क्वायर करना है, तो एंगल बी के अकॉर्डिंग चलोगे तो 4 जो है वो तो परपेंडिकुलर बनेगा, और 2√13 जो है वो इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा। ऐसे ही कॉस बी की बात करोगे तो 6 आ जाएगा अपॉन में 2√13 जो है वो इसका हाइपोटेनियस बन जाएगा। यहाँ पर जैसे दोनों का स्क्वायर ओपन करोगे तो अपॉन में तो ध्यान रखना 52 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है ना ये वाला, और इसका स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर कर देंगे तो ओनली 52 बचेगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। ऊपर की तरफ 52 बनेगा, अपॉन में भी 52 बन जाएगा, कैंसिल होकर के ओनली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चाहे से ऐसे सॉल्व करके निकाल लो, बाकी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनती है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, इसके अकॉर्डिंग यदि एंगल सेम है तो वैल्यू पता ही है कि आपको कितना आना है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसको रीड करो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको।
देखना है यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दिए गए चित्र में इन द गिवन फिगर ए डी इज इक्वल टू डी बी। ए डी और डी बी का जो वैल्यू है वो बराबर दे रखा है, और एंगल बी का जो वैल्यू है वो आपको 90 दे रखा है। और आपसे ये जो वैल्यूज है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनका वैल्यू पूछा गया। पहली बात तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो सोचना ही नहीं है कितना आना है, ये तो 1 आ जाएगा क्योंकि एंगल सेम है। बाकी आप इसको ट्राई करके देखना, इसका वैल्यू आप निकाल करके देख लेना, वो तो 1 ही आना है। ठीक है, बाकी 3 जो क्वेश्चन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो यहाँ पर समझते जाना। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बोला गया है, इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 बोला गया है, और बीच में एक डी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट को ध्यान रखना सी से कनेक्ट करना है इस तरह से। और साथ में बोला गया है कि ए डी और डी बी जो है वो सेम दे रखे हैं हमको। ए डी और डी बी का जो वैल्यू है वो सेम दे रखा है, और साथ में ये ए बी का जो पूरा लंबाई जो है वो ध्यान रखना ए दे रखा है हमारे को, और ए सी का जो लंबाई है वो कितना दे रखा है हमारे को, बी दे रखा है। तो यहाँ पर देखते जाना इस फिगर के अंदर, यदि ये जैसे डी जो है ए डी और डी बी बराबर है तो ये ऊपर की तरफ भी a/2 आ जाएगा, और नीचे की तरफ भी कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। और आपको ध्यान रखना इसी फिगर पे ध्यान देना है, कुछ और फिगर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर ये जो बनेगा वो a/2 और a/2 हो जाएगा। देन यदि ये वाला जैसे 90 बन रहा है, अब इस वाले एंगल को हमको बोला गया थीटा है। यदि आप इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें ध्यान रखना हाइपोटेनियस का वैल्यू आपको पता है वो तो कितना है यहाँ पर बी है, और ये पूरी साइड जो है उसका वैल्यू हमको पता है ए है। यदि हमको जैसे ये वाली साइड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ जाएगा वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। एक तो ये चीज़ चाहिए था, एक ध्यान रखना हमको जो वैल्यू चाहिए ना वो डी सी का वैल्यू जो है ना वो भी चाहिए। तो डीसी ध्यान रखना, जैसे इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करोगे तो उसके लिए ध्यान रखना ये हाइपोटेनियस बनेगा, और यदि ये हाइपोटेनियस है तो बाकी जो दोनों भुजाएं हैं, एक तो ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, इन दोनों के स्क्वायर के योगफल करना पड़ेगा और फिर स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते जाना एच का वैल्यू क्या बनेगा, ये जो डी सी जो है एच जो है वो डी सी है, ध्यान रखना इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। एक तो इस वाले का स्क्वायर करना है, a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा। ऐसे ही स्क्वायर रूट करते हैं b स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ से ध्यान रखना स्क्वायर रूट हट जाएगा और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखना b स्क्वायर तो ऐसे कैसे, a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस a स्क्वायर है, इसको जब सॉल्व करोगे तो 3a स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा। दोनों का जब एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, ऊपर की तरफ 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बन जाएगा, और जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बन जाएगा। अब 1/1 जो है वो वैल्यू समझता जाना, मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। आपको बोला गया है एंगल थीटा के लिए निकालना है वैल्यू, तो जैसे आपको वैल्यू निकालना हो साइन थीटा का तो वो तो क्या बनेगा, p/h हो जाएगा। एंगल थीटा के लिए p का जो वैल्यू है वो a/2 हो जाएगा, और h का जो वैल्यू बनेगा ध्यान रखना ये वाला जो वैल्यू है ना वो h बनेगा एंगल थीटा के लिए, क्योंकि ध्यान रखना एंगल थीटा जो है वो इस छोटे वाले ट्राइंगल में है, बड़े ट्राइंगल में नहीं है। तो h ध्यान रखना ये बन जाएगा, और जिसका वैल्यू हमने निकाल लिया है 1/2 आ जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर आ जाएगा, a 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और वैल्यू जो आ जाएगा वो a अपॉन में स्क्वायर रूट में 4b स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही यदि आपको वैल्यू निकालना हो कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा में क्या होगा, एक तो हमको बेस लेना पड़ेगा और एक जो है वो हाइपोटेनस लेना पड़ेगा। बेस का जो वैल्यू है वो कितना बनेगा यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेनियस में क्या होगा 1/2 आना है, और स्क्वायर रूट में 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर आएगा, अपॉन में 2 जो आएगा वो क्या होगा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे यदि आपको वैल्यू निकालना हो टेन थीटा का, तो टेन थीटा का वैल्यू ध्यान रखना मैं इधर लिख रहा हूँ, समझ से जाना। टेन का जो फॉर्मूला होता है वो p अपॉन में b होता है। एंगल थीटा के लिए p का जो वैल्यू बनेगा वो तो कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, और b का जो वैल्यू बनेगा वो स्क्वायर रूट आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये वाला जो 2 जो है वो अपॉन में चले जाएगा, और a अपॉन में 2 स्क्वायर रूट में आ जाएगा
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ध्यान रखना ये वैल्यू हो जाएगा टेन थीटा का। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखा करो कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, वीडियो को थोड़ा सा एक बारी के लिए पॉज करके उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई किया करो, और देन उसके बाद में ध्यान रखना आपको आंसर मैच करने होते हैं। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे जो सेशन जो मैं अपलोड करता हूँ ये 40 से 50 मिनट के समथिंग रहते हैं, लेकिन इसको पूरा कंप्लीट करने में आपको कम से कम भी नहीं तो 1.5 घंटे का टाइम लगना चाहिए। ठीक है, ये 40-50 मिनट का जो सेशन रहता है इसको पूरा करने में आपको 1.5 घंटे का टाइम लगना चाहिए। यदि आप इस तरह से इन चीज़ों को कर रहे हैं, साथ के साथ नोट्स बनाते जा रहे हैं। और एक और चीज़ याद रखना, जैसे वीडियो जो आप देखते हो, वीडियो देखते देखते नोट्स बनाना है, ये पहला काम हो गया। देन उसके बाद में जब आपके नोट्स बन चुके हैं तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे प्ले करके जो नोट्स हैं उनको फिर से रिवाइज किया करो। देन ध्यान रखना वीडियो को बंद कर दिया करो, उसके बाद में आपको वीडियो नहीं चलाना है। बार बार यदि आप वीडियो के थ्रू रिवाइज करोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो केवल आपको 2 बार वीडियो देखना है, एक बार नोट्स बनाते टाइम पर और एक बार जब आप रिविजन करो तब। उसके बाद में वीडियो को बंद करो और जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करो, इतना आपको चाहिए उसके बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। यहाँ से देखना, देखिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है इसमें क्या बोला गया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजाएं आपको दे रखी है x-2, x और x+2। आपको क्या बोला गया है कि वैल्यू ऑफ x कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो देखते जाओ यहाँ पर, एक तो आपको दे रखा है x-2, एक दे रखा है x और एक आपको दे रखा है x+2। पहली बात तो देखो, पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन तीनों साइड में से हाइपोटेनियस कौन सा बनेगा, कर्ण कौन सा बनेगा, वो डिसाइड करना आना चाहिए। वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन की तरफ आपको यही सीखना है। तो ये चीज पता होगी कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें हाइपोटेनियस उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। यदि आप x-2, x और x+2 को देखते हैं तो तीनों में सबसे बड़ा कौन सा बनेगा, x+2 बनेगा। तो ध्यान रखना ये तो हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसमें से कोई एक जो है, ये जो दोनों जो बच जाएंगे ये दोनों, इनमें से कोई एक परपेंडिकुलर हो जाएगा और कोई एक बेस हो जाएगा, लेकिन उससे हमारे को फर्क नहीं पड़ेगा। मेन होता है कि हाइपोटेनियस को हम लोग डिसाइड कर लें। अब ये फॉर्मेट जो बनता है वो ऐसे ही बनेगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस के स्क्वायर के आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ से इसका जो फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आ जाएगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर जो है वो ऐसे कैसे आ जाएगा, ऐसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे रखना, माइनस का 4x जो है उसको राइट साइड में शिफ्ट कर देना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये ध्यान रखना जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ आपको, ये सब के सब एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में आने लायक ना हो। या तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं इन फ्यूचर के अंदर, और अधिकांश क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किसी क्वेश्चन को स्किप करने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन को आपको देखोगे तो ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और फिर आपको कभी दिक्कत भी नहीं आने वाली इसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं, समझते जाओ यहाँ से। फिर देखना यहाँ पर नेक्स्ट में क्या बोला गया है, एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी जो साइड्स है, जो भुजाएं जो है वो आपको समांतर श्रेणी में दे रखी है। ठीक है, पैरेलल मतलब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें आपको दे रखा है। यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, ये पैरेलल सीरीज नहीं है, ये अर्थमेटिक सीरीज है, ध्यान रखना। तो अर्थमेटिक सीरीज के अंदर है, समांतर श्रेणी के अंदर है। आपसे ही बोला गया है कि साइड्स का रेशियो क्या बनेगा वो फाइंड आउट करना है। पहली बात तो पता है आपको ये चीज समझनी है कि जब भी तीन वैल्यूज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, अर्थमेटिक सीरीज में हो, समांतर श्रेणी में हो, तो उन तीन वैल्यूज को किस तरह से माना जाता है। उन तीन वैल्यूज को ध्यान रखना, हम लोग a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इस फॉर्म में ध्यान रखना हम लोग अज्यूम करेंगे। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेसिकली क्या होता है, जो गैप रहता है ना
वो हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है, गैप सेम रहना चाहिए, ठीक है। जैसे आप ये वाले को चेक कर सकते हो, यहाँ पर जो तीनों जो साइड्स हैं उनमें जो गैप है ना वो 2 का आ रहा है, इधर से इधर गए 2 बढ़ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर जो गैप है वो सेम रह रहा है। सेम चीज पता है इधर की तरफ भी है। आपको समांतर श्रेणी बोला गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए बोला गया है, तो जब भी 3 नंबर आपको अर्थमेटिक में मानने हो तो वो इस तरह से माने जाएंगे। और इन तीनों में से जो सबसे बड़ी जो साइड है ए प्लस डी, ये क्या बनेगा, यहाँ पर हाइपोटेनियस बनेगा। अब वही सेम चीज करनी है हमारे को, ए माइनस डी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा बराबर में ए प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर जो उसको ओपन करते जाना, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2ad बनेगा, प्लस ए स्क्वायर जो है वैसे कैसे है, ऐसे इधर की तरफ ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस में 2ad आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर और डी स्क्वायर ये दोनों तो क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस तरफ ए स्क्वायर रह जाएगा, ये माइनस का 2ad उस तरफ जाकर के जब प्लस करोगे तो ओवरऑल 4ad हो जाएगा। एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा और ए का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, 4d के बराबर हो जाएगा। ये बन जाएगा यहाँ से। अब देखना यहाँ पर हमको 3 साइड्स बोली गई है, हमने एक तो a माइनस डी माना, एक को हमने a मान रखा है और एक को कितना माना है, a प्लस डी माना है। हमको क्या करना है, तीनों भुजाओं का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करना, a की जगह पर कितना रख सकते हो, यहाँ से 4d रख सकते हो। तो 4d में से सिंगल d माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3d आ जाएगा। इसकी जगह पर जब रखोगे तो 4d आ जाएगा, और जब इस वाले की जगह पर रखोगे a प्लस डी की जगह पर, तो यहाँ पर 4d प्लस डी करोगे तो कितना हो जाएगा, 5d हो जाएगा। रेशियो निकालना है तो d से d जो है वो कैंसिल हो जाएगा, रेशियो जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, 4 और 5। तो ध्यान रखना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पता है आप याद भी रख सकते हो, 3, 4, 5, ये ध्यान रखना पहला मतलब ट्रिपलेट बनता है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, समांतर श्रेणी में होता है, और ये मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। और साथ में ध्यान रखना इन तीनों को यदि आप लोग ट्राइंगल की साइड लेते हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल भी बनेगा। तो ये ध्यान रखना, आपको याद भी रख सकते हो इस वाली चीज को कि 3, 4, 5 जो है ये वन एंड ओनली वैल्यू है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी बनती है और साथ में राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो भी क्रिएट करेगी, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान रख लेना। कभी भी आपसे पूछा जाए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यदि साइड्स है तो उनका रेशियो क्या बनेगा, तो डायरेक्टली 3, 4, 5 को टिक कर देना, ये करेक्ट आंसर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और बाकी पता है आप इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करने पर 3 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए था। यदि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप ऐसे कर सकते हो। बाकी इसका जो बेसिक तरीका है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, दोनों को प्लस करते हैं 5 आएगा, जो कि 3 के स्क्वायर 9 के बराबर नहीं है। तो ध्यान रखना ये करेक्ट गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन पे आ जाओ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दोनों को प्लस करते हो 13 बनेगा, जो कि 4 का स्क्वायर 16 के बराबर नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन जैसे 3, 4, 5 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, वो 5 का स्क्वायर 25 के बराबर है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले वाले को आप ट्राई करके देख लेना, वो भी आपका गलत आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। हम लोग जो है वो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखना है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है। और एक चीज ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन में आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस से प्ले करके देखना। ऑनलाइन पढ़ाने का यही तो फायदा है, आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको एक बार एक्सप्लेन किया, कहीं पर भी कोई डाउट आया वीडियो को बैक करो, वापस से देखो, फिर से डाउट आया वीडियो को फिर से बैक करो, वापस उसको जो है वो चेक कर लो वहां पर। तो 2-3 बार जब आप उसको रिवाइज करके देखोगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखना यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर जो है वो 90 दे रखा है। साथ में बोला गया है कि पी क्यू का जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, पी आर प्लस क्यू आर का जो वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर है। आपको ये पूछा गया कि साइन पी, कॉस पी, टेन पी का वैल्यू कितना बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है तो इसको जरूर समझना। और ये ध्यान रखना सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करना होता है उसका तरीका आपको पता होना चाहिए। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बोला गया इस तरह से, जिसमें एंगल क्यू जो है वो हमको 90 दे रखा है,
और साथ में ही बोला गया है कि पी क्यू का जो वैल्यू है वो हमको 5 दे रखा है, और ये दे रखा है कि क्यू आर प्लस पी आर का वैल्यू, एक तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, और एक ये वाली जो साइड है, इन दोनों का ध्यान रखना। हमारे को समेशन दे रखा है 25। तो आप क्या करना, पी आर प्लस क्यू आर का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है हमारे को, 25 दे रखा है। आप क्या करना, क्यू आर का जो वैल्यू है उसको एक्स मान लेना। तो यहाँ से जब पी आर का वैल्यू निकालोगे, जैसे इसको यदि आप एक्स मानते हो, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25 माइनस एक्स आ जाएगा। अब वही सेम चीज़ है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो 5 का स्क्वायर करोगे प्लस एक्स स्क्वायर करोगे तो वो 25 माइनस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 625। एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ से 50x आ जाएगा। फॉर्मूला याद होगा ना आपको, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये 50x को क्या करना, इधर की तरफ ले जाना, 50x जो है वो इधर की तरफ आ जाएगा। ये 25 को जो ले जा करके माइनस करोगे 625 में से, तो ओनली 600 बचेगा। यहाँ से ध्यान रखना x है यहाँ पर, और यहाँ से जब x का वैल्यू निकालोगे तो 600 अपॉन में 50 के अकॉर्डिंग x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो ये तो 12 बन जाएगा, और यदि 25 में से 12 घटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये वाला 13 आ जाएगा। ध्यान रखना इसका वैल्यू जो है वो तो 12 आ जाएगा, और यहाँ से 25 में से 12 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब आपको क्या बोला गया है कि एंगल P के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, साइन P कॉस P टेन P। तो यदि आप इस एंगल के अकॉर्डिंग चलोगे तो इसके सामने की तरफ परपेंडिकुलर बनेगा। तो साइन P का जो वैल्यू है वो तो आ जाएगा 12 अपॉन में 5 आ जाएगा। कॉस P का वैल्यू निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस आ जाएगा। यहाँ से एक सेकेंड रुकना, साइन P का वैल्यू लिखना है तो 12 अपॉन में हाइपोटेनियस लिखोगे ना यहाँ पर, तो हाइपोटेनियस कितना है, 13 आ जाएगा। कॉस P का वैल्यू लिखना है तो वो कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में 13 हो जाएगा। और यदि आपको 10P का वैल्यू लिखना है तो 10P के लिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे। तो परपेंडिकुलर 12 है, बेस का वैल्यू 5 है, तो ये वैल्यू यहाँ से बन जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। और ध्यान रखना, जहाँ कहीं पर भी आपको दिक्कत आए आप वापस से वीडियो को बैक करो और उसको रिवाइज कर लो, वहाँ से जो भी आपका एरर है वो आपको समझ में आ जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं यहाँ से, और समझते जाना। सारे क्वेश्चन ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, जैसे आपका सीजीएल के प्री का क्वेश्चन है, सीजीएल 2019 जो प्री जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझते जाओ यहाँ पर। इसमें देखो क्या बोला गया है, एक ट्राइंगल आपको दे रखा है पी क्यू आर, जिसमें आपको एंगल क्यू जो है वो हमको 90 दे रखा है। एक ट्राइंगल बोला गया है पी क्यू आर करके, और इसमें एंगल क्यू जो है वो 90 दे रखा है। साथ में हमको वैल्यू दे रखा है कॉट आर का, वो 1/3 दे रखा है। आपको क्या करना है, कॉट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है बी अपॉन में पी हो जाएगा, बराबर में 1/3 आ जाएगा। बी का वैल्यू 1 बनेगा, और पी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि आप एंगल आर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसके साथ वाली जो साइड है क्यू आर, ये तो क्या बनेगा, बेस बनेगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और जो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू बनेगा उसके सामने की तरफ आ जाएगा, वो 3 हो जाएगा। अब जैसे आपको हाइपोटेनियस निकालना है, कर्ण निकालना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, जोड़ेंगे 10 बनेगा, और h का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर √10 आ जाएगा। अब वैल्यू देखो हमसे किसका पूछा गया है, सेक p अपॉन में कॉस r प्लस साइन p अपॉन में आपको दे रखा है कॉसेक r, ब्रैकेट में दे रखा है साइन r माइनस कॉसेक p। तो 1 बाई 1 देखो इनकी सबकी वैल्यूज जो उनको रखते जाओ, फिर आंसर जो आ जाएगा। यहाँ पर सेक p का वैल्यू निकालना है, तो यदि आप एंगल p के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उसके लिए बेस क्या बनेगा, 3 बनेगा, और जो हाइपोटेनियस है वो √10 बनेगा। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो √10 अपॉन में 3 आ जाएगा। फिर कॉस r का वैल्यू लिखना है, ध्यान रखना एंगल r के अकॉर्डिंग चलोगे तो बेस जो बनेगा वो 1 बनेगा,
और हाइपोटेनस जो बनेगा वो √10 बनेगा। तो यहाँ से 1 में √10 आ जाएगा। फिर ऐसे ही साइन पी की वैल्यू लिखोगे तो एंगल पी के लिए सोचना, ध्यान रखना, एंगल पी के लिए इसके सामने की तरफ जो साइड है 1 वो इसका परपेंडिकुलर बनेगा और हाइपोटेनस के रूप में √10 आ जाएगा। मेन पता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन से एंगल के अकॉर्डिंग क्या परपेंडिकुलर बनेगा और क्या बेस बनेगा। बाकी हाइपोटेनस तो ध्यान रखना, चाहे से एंगल कुछ भी हो वो फिक्स रहता है, वो चेंज होता ही नहीं है, ये चीज मैंने बता दी आपको। अब जैसे वैल्यू निकालना हो हमारे को कॉसेक आर का, तो यदि आप एंगल आर के अकॉर्डिंग चलोगे तो उस वाले केस में क्या होगा, इसके सामने की तरफ तो होगा परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली जो साइड हो इसका जो हाइपोटेनस जो होगा वो 90 के सामने आ जाएगा। तो वैल्यू जब लिखोगे तो √10 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देन ऐसे ही वैल्यू लिखना है साइन आर का, तो साइन आर जो बनेगा वो कॉसेक आर का उल्टा हो जाएगा। तो कॉसेक आर जो है वो हमने निकाला, जैसे √10/3 निकाला, तो 3 में √10 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। कॉसेक पी का वैल्यू लिखना है, तो कॉसेक पी के लिए क्या करेंगे, जैसे इस एंगल की हम लोग बात करेंगे तो कॉसेक पी जो बनेगा वो साइन पी का उल्टा बनेगा, ध्यान रखना। तो साइन पी का जो वैल्यू है वो 1 में √10 आ गया, इसका उल्टा करोगे तो कितना बन जाएगा, √10 में 1 हो जाएगा। राइट, ये फॉर्मेट बन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा, आप समझ से जाओ यहाँ से, एक तो ये जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर की तरफ जब आप एलसीएम लोगे तो √10 एलसीएम आएगा और ऊपर की तरफ कितना बन जाएगा, 2√10 बन जाएगा। नीचे की तरफ एलसीएम लोगे तो √10 बनेगा और वो जो एलसीएम आपने लिया है वो √10 वो तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये एक जो है वो तो 3 से गुना हो जाएगा और ये √10 जो है वो √10 से गुना होकर के 10 बना लेगा। तो नीचे की तरफ जो आ जाएगा वो 3 - 10 आ जाएगा। √10 से √10 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू जो बनेगा वो माइनस का 2/7 आ जाएगा। 3 में से जब 10 घटाओगे तो माइनस का 7 बचेगा और वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 2/7। ध्यान रखना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में आ नहीं सकता या आ नहीं रखा। या तो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है या कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है उसको रिवाइज कर लेना। मेन पता है, बस इतना ध्यान रख लिया करो कि कौन से एंगल के अकॉर्डिंग क्या तो बेस बनेगा और क्या परपेंडिकुलर बनेगा। बाकी हाइपोटेनियस तो फिक्स है, 90 के सामने रहेगा। वैल्यू आपको इसका पूछा गया है, सब कुछ बेसिक के अकॉर्डिंग चला है। एक तो आपको एंगल पी के अकॉर्डिंग सेक पी का वैल्यू चाहिए था, कॉसेक पी का वैल्यू चाहिए था, साइन पी का वैल्यू चाहिए था। ये 3 वैल्यूज आपको चाहिए थी एंगल पी के अकॉर्डिंग, सेक पी का वैल्यू, साइन पी का वैल्यू, कॉसेक पी का वैल्यू। और ऐसे ही एंगल आर के अकॉर्डिंग कॉस आर का वैल्यू, कॉसेक आर का वैल्यू और साइन आर का वैल्यू चाहिए था। तो इनका यूज करना था और उसके अंदर आंसर निकालना है। आंसर निकालोगे तो माइनस का 2/7 आ जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको समझते जाओ यहाँ से फटाफट फटाफट। देखना यहाँ पर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखना। हम लोग डेली जो है वो 10 क्वेश्चंस करते जाएंगे और मोर देन इनफ है ये 10 क्वेश्चन यदि आप डेली के कर लेते हो तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री के लिए। आपको देखो इसमें क्या बोला गया है, tan a बराबर आपको दे रखा है 2 और वैल्यू आपसे पूछा गया है sec a sin a प्लस tan स्क्वायर a माइनस cosec a। और ये भी ध्यान रखना CGL मेंस का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, 2019 का जो मेंस हुआ था, आप चाहे से जाकर के चेक कर लेना, उसके मेंस में आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको देखो क्या बोला गया है, समझ से जाना। tan a का वैल्यू आपको दे रखा है 2, इस 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो p/b होता है, तो p का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यदि आपको h का वैल्यू चाहिए तो उस वाले केस में क्या करना होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करके उन दोनों जो जोड़ने पर जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, √5 आ जाएगा। अब वैल्यू हमको चाहिए sec a sin a प्लस tan स्क्वायर a माइनस कॉसेक ए, इसका वैल्यू हमारे को यहाँ पर चाहिए। तो वैल्यू जो है वो रखते जाना। सेक का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो h/b होता है, h का वैल्यू √5 आ जाएगा और b का जो वैल्यू है वो यहाँ से ले सकते हो, वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इनटू में साइन a आ जाएगा। साइन का बेसिक फॉर्मूला p/h होता है, तो p का जो वैल्यू है वो तो 2 हो जाएगा और h का जो वैल्यू है वो √5 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। देन tan a का वैल्यू जो है उसका स्क्वायर करना है, तो tan a का जो वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पर 2/1 है, जिसको आप 2 ही लिख सकते हो और उसका स्क्वायर करना है। देन माइनस आ जाएगा और cosec a का वैल्यू चाहिए। तो cosec का वैल्यू लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, cosec के लिए h/p बनेगा
एच का जो वैल्यू है वो तो √5 हो जाएगा, और पी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ही बन जाएगा। √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, माइनस √5 अपॉन में 2 आ जाएगा, 4 और 2 का ऐड करोगे 6 बन जाएगा, एलसीएम के रूप में 2 आएगा, 6 इंटू 2 करोगे तो 12 हो जाएगा, माइनस का √5 हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो 12 माइनस √5 अपॉन में 2 आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये ध्यान रखना, ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, पता है आपको, इनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको फटाफट जो आप लोग करते जाओ। और ये ध्यान रखना, वन ऑफ द बेस्ट सोर्स होता है, कभी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, कौन से एग्जाम को आपको क्रैक करना है, उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, यदि आपको एग्जाम में मेरी तरह 200 में से 200 स्कोर करना है, तो ओनली आप प्रीवियस ईयर के बेस पर तो नहीं चल सकते हो, आपको पूरा बेसिक्स पता होना चाहिए। यदि आपके बेसिक क्लियर है, तो होता क्या है एग्जाम में 10 में से 8 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर आते हैं, तो वो तो हो जाएंगे, लेकिन बाकी के जो 2 नए क्वेश्चंस आएंगे वो तभी हो पाएंगे जब आपने पूरी चीजें प्रॉपरली पढ़ रखी है। तो इसीलिए ध्यान रखना, मैंने ट्रिग्नोमेट्री की पूरी थ्योरी जो है मैंने प्रॉपर अपलोड कर रखी है, उनके जो लेक्चर्स है 1 to 6, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो मैंने अपलोड किया है, उसको रिवाइज करो बार बार। एक बार में ध्यान रखना चीजें समझ में नहीं आएगी, आपको बार बार रिवीजन तो करना पड़ेगा, उनका रिवीजन करो। देन ये जो क्वेश्चन मैं डेली करवा रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद में आप ट्रिग्नोमेट्री की तरफ से आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, ठीक है। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है सेशन का वो हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग फिनिश करते हैं। देखना यहाँ पर, देखो लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला गया है, सेक थीटा का वैल्यू हमको दे रखा है 13/5, और हमसे वैल्यू पूछा गया है 2 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, इसका वैल्यू हमको पूछा गया। एक तो हमको वैल्यू दे रखा है सेक थीटा अपॉन बराबर जो है वो 13/5 दे रखा है। सेक का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एच अपॉन में बी हो जाएगा। तो h का वैल्यू 13 बनेगा, b का वैल्यू 5 बनेगा। अब आपको ये पता है कि h का वैल्यू 13 है, b का वैल्यू 5 है, तो परपेंडिकुलर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 12 आ जाएगा, राइट, यही बनता जाएगा। अब वैल्यू जो हमको चाहिए वो देखते जाओ यहाँ पर, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा, इसका वैल्यू हमको चाहिए यहाँ पर। तो इस वाले केस में देखो क्या करोगे, 2 आ जाएगा। साइन थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P अपॉन एच होता है, P की जगह 12 आ जाएगा, H की जगह पर 13 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। कॉस का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो B अपॉन में H होता है, B की जगह 5 आएगा, H की जगह पर 13 आ जाएगा। ऐसे ही 4 आ जाएगा, साइन थीटा की जगह पर वही सेम चीज़ 12 अपॉन में 13 आएगा, -9 आ जाएगा, कॉस की जगह पर 5 अपॉन में 13 आ जाएगा। यहाँ पर देखना 13 जो है वो ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा और नीचे से भी कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल ऊपर क्या बन रहा है वो देखना, 12 इंटू 2 करोगे 24 आएगा, 5 इंटू 3 करोगे 15 आ जाएगा, तो 24 माइनस 15 आ जाएगा। अपॉन में जो आएगा 12 इंटू 4 करोगे तो 48 आ जाएगा, माइनस 9 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 हो जाएगा। ऊपर की तरफ जो वैल्यू बनेगा वो 9 हो जाएगा, नीचे की तरफ 3 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर जो है वो इसका 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है वो समझ में आई होगी। सेशन जो है यदि अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, और जितने भी लोगों का आप जो भी फ्रेंड्स है जो बिल्कुल बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाना, इसको शेयर करना, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो। क्योंकि एक चीज़ से ये चीज़ ध्यान रखना, ये एक तरह की फ्री सर्विस है बिल्कुल, ठीक है। तो जिनको भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, जैसे कॉमर्स आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत आती है, तो बिल्कुल मैंने बेसिक से कवर किया है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको बताना, इस तरह से चीज़ें जो है वो आपके लिए ही आपके लिए हेल्पफुल होगी, उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगी। तो हम लोग सेशन जो उसको यहीं पर एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, और घर पे रहना और पढ़ाई करते रहना, ठीक है। और थ्योरी जो है उसको रिवाइज जरूर करते रहना। अभी ध्यान रखना, अभी जो आगे वाले जो क्वेश्चंस है वो भी आपके लेक्चर 1 के ऊपर बेस्ड ही होंगे, तो लेक्चर 1 जो है उसको प्रॉपरली रिवाइज करो। इसके साथ में जो 10 जो क्वेश्चन करवाए हैं इनको प्रॉपर रिवाइज कर लेना। आपको लेक्चर 1 पता है बेसिक वे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा यदि आपने 10 क्वेश्चंस को खुद से कर लिया है तो, ठीक है।
तो ये 10 क्वेश्चन जो उनको खुद से ट्राई करना, और जहाँ जहाँ क्वेश्चन आते जाते हैं वीडियो को पॉज किया करो, खुद से ट्राई किया करो, देन आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट, और प्रिपेयर करते रहना। ये चीज़ और ध्यान रख लेना कि जैसे CHSL का जो एग्ज़ाम है वो अभी पोस्टपोन कर रखा है, बट जिस भी दिन एग्ज़ाम होना स्टार्ट होंगे ना, बहुत जल्दी जल्दी एग्ज़ाम्स होंगे, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल घर पे रहो, पढ़ाई करो, फुल टाइम अपना जो है वो स्टडी को दो। तो टेक केयर, बाय बाय।